दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सर्कल यानी गोला। IMDb पर रेटिंग है 7.7 और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहानी शुरू में इतनी सिंपल सी लगती है, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें आने वाले ट्विस्ट और सस्पेंस हमारे दिमाग को हिलाकर रख देंगे। मूवी को आप कहीं से भी शुरू में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हमें संदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो अपने फ्लैट पर आकर रिलैक्स करते हुए अपने साथी को कॉल करता है और कहता है कि अनूप थोड़ा जख्मी हुआ है, इसलिए उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें वीटेक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है, जिसमें सुबह होते ही कंपनी के सारे एम्प्लॉयज वहाँ आने लगते हैं, पर अभी तक इनका बॉस नहीं आया होता, तो इस वजह से ये सारे लोग चिल कर रहे होते हैं। अब इसी बीच वहाँ के रिसेप्शनिस्ट मीरा के पास वॉचमैन आकर एक पाइप का बिल देता है और कहता है कि बाहर मैंने पुराने पाइप के बदले नया पाइप डलवाया है, इसलिए ये उसका बिल है। फिर थोड़ी देर बाद अरविंद नाम का एक फ्रीलांसर कंपनी के बॉस से मिलने के लिए आता है और उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ डोना नाम की एक लड़की लगातार स्नैक्स खाती रहती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये आज सुबह घर से नाश्ता करके नहीं आई, क्योंकि खाते खाते ये सारा डस्टबिन ही भर देती है। अब थोड़ी देर बाद मीरा सीसीटीवी फुटेज में ये देखती है कि इनका बॉस आ रहा है, इसलिए फौरन वो अपने बाकी एम्प्लॉयज को इशारा करती है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी सीट पर बैठकर बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम करने लगते हैं। इनके बॉस का नाम होता है जॉन। फिर जब जॉन ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि विपिन नाम का एक बंदा अभी तक ऑफिस नहीं आया होता, इसलिए वो मीरा को कैबिन में बुलाकर विपिन के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि सर, कल वो देर रात तक काम खत्म करके ऑफिस से निकला था, इसलिए हो सकता है कि इसी वजह से सुबह आने में उसे देरी हो रही हो, वो बस आता ही होगा। इसके बाद जॉन पूछता है कि बाहर कौन इंतजार कर रहा है, तो मीरा कहती है कि सर, उस बंदे का नाम अरविंद है। दरअसल हमारे एक प्रोजेक्ट में एक बंदे की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको हायर किया और अरविंद एक फ्रीलांसर है, इसलिए कम पैसों में हमारा काम भी हो जाएगा। अब इसी बीच जॉन मीरा से उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, तो मीरा कहती है कि सर, मैं ठीक ठाक ही हूँ। अब थोड़ी देर बाद विपिन अपनी साइकिल पर ऑफिस पहुँचता है और उधर मीरा सीनियर एम्प्लॉय राजीव को अरविंद से मिलाते हुए कहती है कि बॉस ने कहा है कि आप नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अरविंद से डिस्कस कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद बॉस कॉन्फ्रेंस हॉल में आएंगे। अब इस तरह से तीनों लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चाय का टाइम होने की वजह से सिंधु नाम की एक औरत सारे एम्प्लॉयज को चाय देती है और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से सारे ऑफिस की सफाई करती है। अब एट द सेम टाइम ऑफिस के 3 एम्प्लॉयज चाय और सिगरेट पीने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आए होते हैं और उधर ऑफिस के अंदर जॉन के ऊपर कॉफी गिर जाने की वजह से वो वॉशरूम में जाता है ताकि अपने कपड़ों को साफ कर सके। तभी राजीव को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो अपने बॉस के कैबिन में बात करवाने जाता है, लेकिन जॉन वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो बाकी एम्प्लॉयज राजीव से कहते हैं कि सर अभी वॉशरूम में गए हैं। फिर बहुत देर होने के बावजूद भी जब जॉन वॉशरूम से बाहर नहीं आता तो राजीव को कुछ अजीब लगता है और वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काफी देर तक जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता तो दूसरा एम्प्लॉय फौरन वॉशरूम की दूसरी चाबी लाकर दरवाजे को ओपन करता है और सामने के हालात देखकर वहाँ सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल बाथरूम के अंदर जॉन की लाश होती है, वो पता नहीं कितनी देर पहले मर चुका था। अब जॉन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से संदीप का हेड ऑफिसर संदीप को क्राइम स्पॉट पर जाकर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, इसलिए ऑफिसर संदीप अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक वाले जॉन की डेड बॉडी को देखकर संदीप से कहते हैं कि जॉन की डेड बॉडी बहुत ही कूल यानी कि ठंडी है, इसलिए शायद इसको मरे हुए अभी 1.5 घंटा हुआ होगा। इस वॉशरूम में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, तो शायद दरवाजा अंदर से लॉक हो गया होगा या फिर जॉन का पैर फिसलकर ये नीचे गिर गया होगा। फिलहाल हमें यही लगता है कि ये कोई मर्डर नहीं है, इट्स एन एक्सीडेंट, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी बात क्लियर हो जाएगी। बाद में संदीप सारे ऑफिस की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है और सीसीटीवी फुटेज भी देखता है। उसमें साफ नजर आता है कि जॉन के ऊपर कॉफी गिर गई थी, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में सफाई करने के लिए गया था। अब कांस्टेबल कहता है कि अरे सर, ये तो सिंपल केस है। जॉन अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में गया और ऑटोमेटिक वॉशरूम का दरवाजा लॉक हो गया। फिर जब तक जॉन दरवाजा ओपन करके बाहर जाता तभी उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिर गया और सर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर संदीप कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये वॉशरूम इतना स्लिपरी नहीं है कि कोई भी ऐसे ही गिर जाए और ऊपर से जॉन के शूज भी ब्रांडेड हैं, जो एंटी स्लिपरी हैं, इसलिए फिसलकर गिरने की बात मेरी समझ से बाहर है। फिर संदीप बाकी कैमरों को भी दिखाने के लिए कहता है
है, लेकिन किसी भी कैमरे से वॉशरूम कंप्लीट नजर नहीं आ रहा होता। इस बीच एक फुटेज में संदीप ये ऑब्जर्व करता है कि जॉन के वॉशरूम में जाने के बाद 3 लड़कियां भी वॉशरूम की ओर गई थी। वो देखता है कि उन लड़कियों के हाथ में बोतल है और वो शायद पानी भरने के लिए उस तरफ गई थी। खैर, उसके बाद पुलिस वाले जॉन की पर्सनल लाइफ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, जहां उन्हें ये बात पता चलती है कि जॉन के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे और जॉन ने 2 बार शादियां की थी, लेकिन दोनों बार इसका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद अब जॉन अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसके अलावा जॉन के परिवार में उसका एक छोटा भाई भी है जो अमेरिका में रहता है, और उसी तरह जॉन का एक बिजनेस पार्टनर भी है जिसका नाम गिब्सन है। अब गिब्सन की बात करें तो वो ज्यादातर दुबई में रहकर वहाँ का बिजनेस संभालता है, जबकि जॉन इंडिया का बिजनेस एरिया संभालता था। इस बीच राजीव कहता है कि मैंने ऑलरेडी गिब्सन सर को इस बारे में बता दिया है, वो आने ही वाले हैं। इसके बाद संदीप सभी से पूछता है कि अगर जॉन बाथरूम में गिरा था तो उसकी आवाज भी हुई होगी, या तो गिरने की या चिल्लाने की, तो क्या आप लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी? तो राजीव कहता है कि सर, मैं और बाकी 2 बंदे कॉन्फ्रेंस हॉल में थे, बाकी 3 लोग चाय पीने के लिए ऑफिस से बाहर गए थे। इसके अलावा बाकी एम्प्लॉयज ऑफिस में ही थे, लेकिन उस वक्त सिंधु वैक्यूम क्लीनर से ऑफिस की साफ सफाई कर रही थी, तो उसी आवाज की वजह से शायद हम लोगों को जॉन सर की आवाज सुनाई नहीं दी। इस बीच जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में था तो गिब्सन सर ने मुझे कॉल करके बताया कि जॉन अपना फोन पिक नहीं कर रहा, तो वही बताने के लिए मैं वॉशरूम के पास आया था, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जॉन सर बाहर नहीं आए, तो हमें दरवाजा खुद ही ओपन करना पड़ा, जहां हमने देखा कि सर की डेथ हो चुकी है। इस सब के बाद संदीप बाकी लोगों से भी पूछताछ करता है, जैसे वॉचमैन और साफ सफाई करने वाली औरत सिंधु, और साथ ही वो हर एक बंदे के हाथों को भी चेक करता है। इस बीच संदीप की ये हरकतें देखकर कांस्टेबल यही सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल केस है, वो आदमी टॉयलेट गया होगा, फिसल गया और फिर मर गया। सर तो बेवजह लड़कियों के सामने खुद को जेम्स बॉन्ड दिखाने में लगे हैं। खैर, तभी पुलिस वालों को नीना की बैग में स्लीपिंग पिल्स मिलते हैं। अब संदीप नीना को बुलाकर पूछता है कि ये टैबलेट्स तुम क्यों इस्तेमाल कर रही हो, क्या तुम्हारे पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? तो नीना कहती है कि सर, मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने ये टैबलेट्स एक मेडिकल स्टोर से लिया है। अब संदीप यही सोचता है कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाले ऐसे टैबलेट्स कैसे दे सकते हैं, इसलिए वो नीना से उस मेडिकल स्टोर का एड्रेस हासिल कर लेता है। फिर वो अपने किसी कांस्टेबल को कॉल करके उस मेडिकल स्टोर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। उसके बाद संदीप सटी नाम के एक बंदे को बुलाकर उससे भी पूछताछ करता है। तभी संदीप ये ऑब्जर्व करता है कि सटी की उंगलियों पर हल्का सा जख्म हुआ है। अब इसके बारे में पूछने पर सटी कहता है कि सर, मेरी टेबल थोड़ा डैमेज हो गई है, इसीलिए बार बार मेरा हाथ उसमें लगने की वजह से ये जख्मी हो गया है। ये सुनकर संदीप कंफर्मेशन करने के लिए कांस्टेबल को उसके साथ भेजता है, और पता चलता है कि सच में सटी का टेबल थोड़ा सा डैमेज हुआ पड़ा है, जिसमें उसको चोट लगी होगी। अब इसी पूछताछ के दौरान वो फ्रीलांसर वाला बंदा अरविंद उस ऑफिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आखिर में मुश्किल से अरविंद को पकड़ लेते हैं। अब उसके बैग को चेक करने पर पुलिस को ड्रग्स का एक पैकेट मिलता है, जिसके बाद संदीप उसके हाथ में हथकड़ी डालकर बिठा देता है। अब अरविंद यही कहता है कि सर, जॉन सर की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस इस ड्रग्स के मामले में पकड़ा ना जाऊं इसलिए भाग रहा था। लेकिन संदीप उसकी एक नहीं सुनता और उसे कुछ देर तक चुप रहने के लिए कहता है। फिर उसी वक्त जॉन का पार्टनर गिब्सन यहाँ पर आ जाता है और जॉन की मौत से बहुत दुखी होता है। अब गिब्सन संदीप से कहता है कि एक्चुअली जॉन आज सिंगापुर जाने वाला था, उसने एक छोटी सी ट्रिप के लिए प्लान किया था, लेकिन आज ही उसके साथ ऐसा हो गया। संदीप उससे पूछता है कि बिजनेस कैसा चल रहा था और क्या आपको किसी पर कोई शक है? तो गिब्सन कहता है कि अब बिजनेस में तो काफी सारे दुश्मन होते ही हैं, किसी एक के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। हालांकि बिजनेस ठीक चल रहा था और मुझे किसी पर शक नहीं है, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ। खैर, उसके बाद संदीप बाहर जाकर थोड़ा स्मोक करता है और तभी वो एक गाड़ी के ऊपर एक लॉलीपॉप का सिंबल देखता है। असल में किसी ने इस गाड़ी के ऊपर ऐसा स्केच किया था और एक लॉलीपॉप का शेप बना दिया था। अब ये देखकर संदीप को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। कुछ महीने पहले संदीप किसी केस के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर कुरिया के पास गया था, तो उस वक्त उस डॉक्टर के घर में काम करने वाली बाई की छोटी बच्ची ने संदीप की गाड़ी पर ऐसा ही शेप ड्रॉ कर दिया था। अब प्रेजेंट डे पर कांस्टेबल संदीप को कॉल करके कहता है कि सर, मैंने उस मेडिकल स्टोर पर जाकर इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही नीना को दवाइयाँ दी गई थी और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कुरिया। अब ये सुनने के बाद संदीप शॉक में रह जाता है और सोचने लगता है कि अगर डॉक्टर ने नीना को प्रिस्क्राइब किया था तो नीना ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर संदीप ऑफिस के अंदर आकर बाहर खड़ी कार के बारे में पूछता है
कि वो कार किसकी है। तो इस तरह से उसे पता चलता है कि ये कार अरुण नाम के एक बंदे की है। इसलिए अब वो अरुण से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी पर वो शेप किसने ड्रॉ किया। तो अरुण कहता है कि वो तो मेरे बेटे की ही हरकत है सर, वो अक्सर ऐसा ही करता है। लेकिन संदीप को उसकी इस बात पर शक होने लगता है और वो सोचता है कि नीना और अरुण जरूर डॉक्टर कुरिया के बारे में उससे कुछ छुपा रहे हैं। फिर संदीप सारे एम्प्लॉइज के फोन हासिल करके उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करने लगता है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉइज के फोन में डॉक्टर कुरिया कोस का नंबर मौजूद होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऑफिस के हर एम्प्लॉय के फोन में डॉक्टर कुरिया का नंबर कैसे है। अब संदीप फौरन डॉक्टर कुरिया के पास जाकर वीटेक कंपनी के बारे में पूछने लगता है कि क्या आप इस कंपनी को जानते हो। तो डॉक्टर कुरिया हड़बड़ाते हुए संदीप से कहता है कि नहीं, मैं इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। लेकिन संदीप कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप झूठ बोल रहे हो और साथ में आप मुझसे भी कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हो। मुझे दूसरे तरीके से भी सच पता करना आता है, लेकिन अगर आप अपने मुंह से सच बता देंगे तो केस में कुछ हेल्प हो सकती है। तब जाकर डॉक्टर जो हुआ वो संदीप को बताने लगता है कि कुछ महीने पहले वीटेक कंपनी में काम करने वाली मीरा प्रेग्नेंट हुई थी। उसका ट्रीटमेंट मेरी बीवी ने ही किया, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ और मीरा का बेबी पेट में ही मर गया। और इस हादसे के बाद बेचारी मीरा डिप्रेशन में जाने लगी। फिर मैंने और मेरी बीवी ने इसी बारे में पता करने के लिए मीरा के ब्लड सैंपल्स को लेकर टेस्ट किया, लेकिन शॉकिंगली मीरा के ब्लड के अंदर एक फॉरेन ड्रग सैंपल पाया गया, जो बहुत ही हैरानी की बात थी। फिर कुछ दिन बाद 2 बंदे मेरे पास आए जिनको अलग अलग हेल्थ इश्यूज थे, सर दर्द और नींद ढंग से नहीं आना। फिर जब मैंने उनका ब्लड टेस्ट किया तो शॉकिंगली उन दोनों का ब्लड टेस्ट करने पर भी सेम वही ड्रग पाया गया जो मीरा के ब्लड के अंदर मिला था। तहकीकात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि ये दोनों भी वीटेक कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। तभी मुझे उस कंपनी पर शक हुआ और फिर मैं उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उन सारे एम्प्लॉइज को बुलाकर पूछने लगा कि क्या उन लोगों को भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। तो सच्चाई सामने आई कि सारे एम्प्लॉइज के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज थे। किसी को नींद ना आना, किसी के बाल झड़ना, किसी की नजर चली जाना, किसी को सुनाई ना देना, किसी को भूलने की बीमारी और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद मैंने उन्हीं एम्प्लॉइज से ऑफिस के कुछ सैंपल्स मंगवाए, जैसे पानी, कॉफी, स्नैक्स। इन सारी चीजों को हासिल करके मैंने अपनी लैब में टेस्ट किया कि तभी मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। एक्चुअली जॉन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है और वहाँ पर वो लोग अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ बनाते रहते हैं। उसी फार्मेसी में उन्होंने एक एंटीडोट बनाया और उसी ड्रग को जॉन अपने एम्प्लॉइज को पानी और स्नैक्स के जरिए देता रहता था। इन्होंने रेड वायरस नाम का एक वायरस खोजा और उसी वायरस को अपने एम्प्लॉइज के अंदर इंजेक्ट किया। फिर जब एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर आते हैं तो इन लोगों को बायोमेट्रिक डालना पड़ता है। फिर उस मशीन के अंदर छोटे छोटे नीडल्स वाले इंजेक्शंस लगे होते हैं, जिसके जरिए ये अपने एम्प्लॉइज के ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, यानी डे बाय डे इनको मॉनिटर कर सके। एक्चुअली रेड वायरस अभी तक दुनिया में फैला नहीं है, लेकिन जॉन की फार्मेसी कंपनी ने उस वायरस को फाइंड आउट करके उसका एंटीडोट भी बना लिया है, जिसका मतलब वो जल्दी ही इस वायरस को सोसाइटी में फैलाने वाले हैं और फिर उसी तरह उसकी एंटीडोट के नाम पर लोगों को लूटना चाहते हैं। यानी कि जॉन ने अपने एम्प्लॉइज को ही लैब रेट्स बनाकर रख दिया था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि जल्दी से जल्दी सारे सबूतों को इकट्ठा करके उस कंपनी का पर्दाफाश कर दूंगा। लेकिन इसी बीच उन लोगों ने टेक कंपनी की सारी चीजें बदल दी, जैसे पानी, कॉफी, मशीन, बायोमेट्रिक्स, सब कुछ। ऐसा लगता है कि जैसे उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है, इसलिए उन सारे एम्प्लॉइज का ट्रीटमेंट मैं ही करता आ रहा हूँ। और फिर उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो सारे लोग अपने बॉस से बदला लेंगे। इस बीच संदीप कहता है कि अब क्या बदला लेंगे, जॉन तो अब मर चुका है। उसके बाद संदीप उस कंपनी में आकर सारे एम्प्लॉइज को उनके घर भेज देता है, जिसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर संदीप को कॉल करके कहती है कि वॉशरूम में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स पाए नहीं गए सिवाय जॉन के। जॉन के नीचे गिरने की वजह से उसका सर जख्मी हुआ, लेकिन उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन जॉन को ऑलरेडी अस्थमा था और गिरने के बाद अस्थमा अटैक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तभी संदीप ये देखता है कि एक बड़े से कॉकरोच को छोटी छोटी चींटियां ले जा रही हैं। ये देखकर संदीप समझ जाता है कि इसी तरह प्लान करके ऑफिस के सभी लोगों ने मिलकर जॉन से बदला लेने के लिए उसे मारा है। लेकिन ऐसा उन्होंने कैसे किया होगा? इस तरह संदीप केस की स्टडी करते हुए एक अंदाजा लगाता है कि सारे एम्प्लॉइज ने जॉन को कैसे मारा होगा, जिसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। अब जॉन की वजह से ही सारे एम्प्लॉइज किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए सभी ने उससे बदला लेने का सोच लिया था। तो पहले वो जॉन को मॉनिटर करने लगे कि वो कब आता है कब जाता है। फिर इसी बीच इन लोगों को ये बात पता चली कि जॉन को अस्थमा है। बाद में सटी एक जबरदस्त प्लान बनाकर सारे एम्प्लॉइज को किसी जगह पर इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि अगर हमारे ऑफिस में थोड़ा सा भी फायर एक्सीडेंट होगा तो फौरन अलार्म बजेंगे
और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर आग बुझ जाएगी। वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स हमारे ऑफिस के पार्किंग लॉट पर मौजूद हैं, इसलिए अगर कोई भी इंसान ज्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करेगा तो उसकी मौत हो सकती है और ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। अब सुनो, हमारे बॉस जॉन को अस्थमा है, ऐसे में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करेगा तो फौरन ही उसकी मौत हो सकती है। इसलिए हम सारे लोग सारे काम को बांट लेंगे, क्योंकि अगर कोई एक बंदा गलती करेगा तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए प्लान के हिसाब से वॉचमैन नल के पुराने पाइप को निकालकर साइड में रख देता है और उसकी जगह पर नए पाइप को लगा देता है। इसके बाद सटी अपनी कार को उस जगह पर पार्क करता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं। अब वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी की मदद से उसको कवर कर देता है। फिर विपिन अपनी साइकिल से ऑफिस में लेट आकर फोन पर बात करने का नाटक करते हुए उस सिलेंडर के पास आकर वॉचमैन ने जो पुरानी पाइप रखी थी उस पाइप को वॉशरूम के वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देता है। लेकिन इस बीच एक चीज होती है और वो ये कि इन लोगों ने सीनियर एम्प्लॉय राजीव को अपने प्लान में शामिल नहीं किया होता, क्योंकि राजीव जॉन का बहुत ही वफादार बंदा होता है। इसलिए ये लोग जानबूझकर राजीव को मीटिंग में बिजी रख देते हैं। इसके बाद वो काम वाली बाई सिंधु कॉफी मशीन में कॉफी भरने के बहाने से उसके नल को एक छोटे से पेपर से ब्लॉक कर देती है, ताकि जब जॉन उसे ऑन करे तो कॉफी उसके शर्ट पर आ गिरे। इसके बाद नीना अपनी बोतल में पानी भरने के बहाने से उस वॉशरूम के लॉक के पास एक छोटा सा टिश्यू पेपर रख देती है, ताकि जब जॉन अंदर जाएगा तब ये लोग बाहर से उसे लॉक कर देंगे। अब इसी बीच आपको याद होगा कि 3 एम्प्लॉइज अपने ऑफिस से बाहर गए थे चाय पीने के लिए, तो उनमें से एक बंदा कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर के पास आकर उस पाइप को सिलेंडर से वेंटिलेशन तक कनेक्ट कर देता है। उधर डोना काफी सारे स्नैक्स खाती रहती है, जिसकी वजह से डस्टबिन रैपर्स भी भर जाता है। फिर वॉचमैन उन सारे पेपर्स को जलाने लगता है ताकि धुएं में कुछ भी दिखाई ना दे और वो धुआं धीरे धीरे वॉशरूम में चला जाए। अब जॉन के वॉशरूम के अंदर जाने के बाद सिंधु वैक्यूम क्लीनर लेकर सफाई करने लगती है। फिर वॉशरूम के अंदर जब जॉन अपने कपड़ों की साफ सफाई कर रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वॉशरूम में काफी सारा धुआं फैलने लगता है। अब वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग दूसरी चाबी से दरवाजा लॉक कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जॉन की मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद सारे एम्प्लॉय सारी चीजें नॉर्मल कर देते हैं, जैसे बाथरूम का लॉक खोल देते हैं, सिलेंडर से पाइप निकाल देते हैं। लेकिन इतनी पक्की प्लानिंग करने के बावजूद भी सारे एम्प्लॉय से एक गलती हो जाती है, और वो ये कि उन सभी के फोन में डॉक्टर का नंबर होने की वजह से संदीप इन लोगों पर शक करने लगता है और इस तरह से संदीप इस केस को क्रैक कर लेता है। लेकिन वो अपने हेड ऑफिसर के पास जाकर यही रिपोर्ट देता है कि जॉन की एक्सीडेंटली डेथ हो गई। संदीप सोचता है कि जॉन ने अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए उनका ऐसा करना सही है। इसलिए संदीप किसी से भी ये बात शेयर नहीं करता। उसके बाद वो डॉक्टर संदीप को कॉल करके जॉन के उस लैब का एड्रेस देता है, तो संदीप वहाँ पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन का पार्टनर गिब्सन इस ऑफिस पर आता है और अब इस ऑफिस को संभालना भी शुरू कर देता है। अब संदीप के उस लैब में जाने के बाद क्या हुआ, इसके पीछे और कौन कौन बंदे हैं, जी हाँ, ये कहानी इतनी नहीं थी। ये सारी चीजें हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है। तो इसी तरह इस पार्ट का यही एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।